नमस्कार। आज पुनः 2012 के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 82 पर हम चर्चा करेंगे, जो कि प्राचीन भारत में गिल्ड सिस्टम से संबंधित है और बहुत ही रोचक जानकारी इसमें हमें मिलेगी। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह गिल्ड सिस्टम, जिसे हम लोकल डेमोक्रेसी मान सकते हैं, प्राचीन भारत में अत्यंत विकसित और उन्नत अवस्था में था, जबकि यही व्यवस्था हमें मध्ययुगीन यूरोप के परिदृश्य में जाकर दिखाई देती है। तो आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत की गिल्ड्स या श्रेणियों के संदर्भ में जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कोड सी यानी 2 और 3 ऑप्शन सही है। अब इसमें सर्वप्रथम तो यह देखें कि गिल्ड्स या श्रेणी क्या थे और इनके संदर्भ में प्राचीन भारतीय नीतिकारों ने क्या कहा है। मिताक्षरा के अनुसार गिल्ड्स विभिन्न जातियों के लोगों का एक समूह है जो एक ही प्रकार के माल की बिक्री से अपना भरण पोषण करते हैं। नारद ने गिल्ड्स को कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट कहा है। मेघातिथि ने व्यापारियों, कारीगरों एवं साहूकारों की गिल्ड्स का उल्लेख किया है। महाभारत में गिल्ड या श्रेणी शब्द का प्रयोग व्यापारियों के एक संघ के अर्थ में किया गया है। रिच डेविड्स ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में बुद्ध के काल में 18 गिल्ड्स का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख थे जैसे कि कपड़ा बुनने वाले को तंतुवाय कहते थे। जातकों से पता चलता है कि सूत काटने वाली प्रायः स्त्रियां थीं। लोहे का काम करने वाले कम्मार, काठ का काम करने वाले वर्दकी, हाथी दांत का काम करने वाले हस्तिदंतकार थे। और एरियन का तो कथन है कि धनी लोग अपने कानों में हाथी दांत के उच्च कोटि के आभूषण पहनते थे। इत्र बनाने वाले गंधिक थे। पत्थर का काम करने वाले कोहक कहलाते थे। बांस की टोकरी बनाने वाले नलकार थे। इसके अतिरिक्त चर्मकार, कुंभकार, मालाकार, रंगरेज आदि इन सभी ने अपने अपने गिल्ड्स बना लिए थे। अब यहाँ गिल्ड्स के ऑक्यूपेशन को याद करने के लिए एक छोटा सा प्रश्न बनेगा कि बुद्ध के समय तंतुवाय, कम्मार, गंधिक और कोहक कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए गिल्ड थे? चलिए अब प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। क्रमांक 2, जिसके अनुसार गिल्ड के मजदूरी, कार्य के नियम, मानक और मूल्य गिल्ड द्वारा तय किए जाते थे। बृहस्पति स्मृति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी का एक अध्यक्ष होता था, जिसकी कार्यकारिणी में 2, 3 या 5 सदस्य होते थे। वही व्यक्ति श्रेणी का सदस्य होता था जो वेदों का ज्ञाता, ईमानदार, योग्य और कर्तव्यनिष्ठ हो। उनके द्वारा बनाए गए नियम और मानकों को राजा भी मानता था। नारद स्मृति में उल्लेख है कि सामान्यतः राजा गिल्ड या श्रेणी संगठनों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन गौतम के अनुसार वे धर्म विरुद्ध भी नहीं होने चाहिए। गिल्ड में 3 वर्ग थे। प्रथम, उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले लोग जो कुलिक कहलाते थे। दूसरे, देश विदेश से माल लाने व ले जाने वाले सार्थवाह। पश्चिम भारत के भरुकच्छ और सुधारक या सुपारा में विदेशी व्यापार के 2 प्रमुख बंदरगाह थे। व्यापारी 500-500 गाड़ियां लेकर चलते थे। इस कारवां का नेता सार्थवाह होता था। तीसरे, श्रेष्ठी थे जो स्थानीय व्यवसायी थे। श्रावस्ती के प्रसिद्ध श्रेष्ठी अनाथ पिंडक के विषय में आप सभी ने सुना ही है। अच्छा, अब ये गिल्ड्स या श्रेणियां अपने सिक्के भी चलाती थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला से ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल की भीटा, इलाहाबाद से कुलिक और वैशाली से कुलिक, सार्थवाह और श्रेष्ठी, इन जॉइंट गिल्ड की 274 मुद्राएं मिली हैं। कौशाम्बी से मिले सिक्कों पर गंधिका नाम लेख मिलता है, यानी गंधिकों की श्रेणी द्वारा ये सिक्के जारी किए गए। बाबेरू जातक के अनुसार अनेक व्यापारी संयुक्त रूप से समुद्र पार बाबेरू यानी बेबीलोन तक जाते थे और वहां अपना सामान बेचकर धन कमाते थे। कुलीन चित्र जातक में हाथी दांत का काम करने वालों की दंतकार विधि का उल्लेख मिलता है। जाहिर है कि इनके अपने कार्य करने के नियम और मानक अवश्य होंगे। मथुरा से प्राप्त हुविष्क के राज्यकाल के एक अभिलेख में अक्षय नीवी का उल्लेख मिलता है, यानी ये बैंकों की तरह कार्य करती थीं। और इसकी पुष्टि होती है नासिक के ईश्वर सेन के राज्यकाल के 3री शताब्दी के एक अभिलेख से, जिसमें कहा गया है कि अक्षय नीवी यानी जमा धन के ब्याज से
संघाराम में निवास करने वाले रोगियों की औषधि की व्यवस्था ये करती थीं। इसका अर्थ है कि इन्होंने मिलकर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्थापित कर लिया था और ये आधुनिक बैंकों की तरह कार्य करती थीं। अब यहाँ पर कार्य के नियमों में एक नियम कौटिल्य के अनुसार यह भी था कि वे हथियार भी रख सकते थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी और इस संबंध में एक बहुत ही रोचक जानकारी मिलती है सतीगुम्ब जातक से, जिसमें चोरों के एक ग्राम का उल्लेख है। ये 500 चोर यहाँ पर रहते थे। ये मार्ग में व्यापारियों को लूट लिया करते थे। स्कंदगुप्त के काल में तैलियों के एक संघ के जमा किए हुए धन के ब्याज से सूर्य मंदिर में निरंतर दीपक जलता था। कुमारगुप्त प्रथम के समय मंदसौर शिलालेख में पट्टवायों यानी रेशम बुनकर की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो लाट यानी गुजरात से आकर दशपुर या मंदसौर में बस गई थी और यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने 472 ईस्वी में किया। संयोग से इसी शिलालेख में दुनिया का पहला विज्ञापन भी मिलता है, जिसकी पंक्तियाँ कहती हैं कि इन स्थानों की स्त्रियाँ भले ही सोने की चैन, फूलों की माला, तांबुल या पान से सज जाएं, लेकिन वे अपने प्रेमियों के पास तब तक नहीं जाती जब तक कि हमारे रेशमी वस्त्र ना पहन ले। तो है ना ये शानदार विज्ञापन। अब यहाँ एक सिमिलर क्वेश्चन यह बनता है कि प्राचीन भारत में श्रेष्ठियों और कुलिकों द्वारा स्थापित संगठन की विशेषताएं और कार्य क्या थे जो आधुनिक बैंकों की तरह कार्य करता था। अब इसके एक और सही उत्तर यानी 3 पर आते हैं, जिसके अनुसार गिल्ड को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। यह पूर्ण सत्य है कि गिल्ड्स न्यायालय के रूप में अपने सदस्यों पर अंकुश रखती थी। नारद के अनुसार गिल्ड्स का 4 सामान्य न्यायालयों यथा कुल, श्रेणी, गण और राजा में दूसरा स्थान था। प्रत्येक के निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील की जा सकती थी, लेकिन खास बात यह थी कि गिल्ड केवल अपने सदस्यों तक ही सीमित थीं। याज्ञवल्क्य के अनुसार गिल्ड के नियमों का उल्लंघन राजद्रोह माना जाता था। अवमानना करने वाले को दंड मिलता था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वे निरंकुश थीं। मुद्रा राक्षस नामक नाटक से ज्ञात होता है कि चंदन दास नामक श्रेष्ठी को न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे। इसकी जानकारी वराहमिहिर एवं मृच्छकटिकम में भी न्यायालय के अधिकारियों में श्रेष्ठी के उल्लेख के रूप में मिलता है। स्ट्रैबो ने तो यहाँ तक कहा है कि कारीगर के हाथ काटने अथवा आंख फोड़ने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। स्पष्ट है कि गिल्ड के अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार तो थे ही, साथ ही वे प्रशासन की न्याय व्यवस्था में भी गिल्ड के प्रमुखों की सहायता शासन द्वारा ली जाती थी। तो चलिए फिर मिलते हैं यूपीएससी हिस्ट्री प्रीलिम्स की अगली कड़ी में पुनः एक अन्य प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।